तो हम मानते हैं 70 के आसपास ही हम लिटरेट हैं। तो ये जो आपकी भाषा का असर हुआ, जिसके कारण एक पूरी अच्छी समृद्ध वैभवशाली भाषा वाला एक देश निरक्षर में जब कन्वर्ट हो गया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन की थी। इसीलिए जब आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जब डिस्कशन होता है, उसमें भाषा पे अच्छा खासा डिस्कशन है। और जब इस बात पे बात आती है कि एक्चुअल में भाषा क्या होनी चाहिए, तो उसमें अलग अलग तरीके के लोगों के सजेशन थे। और शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फाइनल कॉपी पे अपनी सिग्नेचर करी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि उनकी एक इच्छा थी, और इच्छा ये थी कि जब भारत की संविधान सभा संविधान पारित करे, तो वो संविधान दोनों भाषाओं में होना चाहिए। लेकिन उस समय नेहरू जी का एक ऑब्जेक्शन था, और ऑब्जेक्शन ये था कि भारत की भाषा यानी हिंदी एक क्लिष्ट भाषा है, और इसलिए उसको समझना एक ऐसे एनवायरनमेंट में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज्यादातर सदस्य वकील थे और उन्होंने बाहर से लॉ की पढ़ाई करी थी, ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को फॉलो करते हुए जो सिस्टम चल रहा था, उसमें ज्यादातर अंग्रेजी की बात की जा रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किया, वो बेसिकली अंग्रेजी में था। उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है बाद में हुआ है। इस कारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुखी थे, और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में आप भाषा की बात करते हैं, तो उसमें बहुत लोगों ने संस्कृत का सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने बोला कि संस्कृत के साथ साथ हिंदी या उर्दू में भाषा होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर खुद संस्कृत के सपोर्टर थे, और बड़े ताजुब की बात है कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्स मुलर को कोट किया गया, यूरोप के अलग अलग विद्वानों को कोट किया गया, और उनको कोट करके ये बोला गया कि मैक्स मुलर और वेस्टर्न के या वेस्ट के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसका ये कहना है कि दुनिया की अगर सबसे समृद्ध भाषा कोई है, तो वो भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत की इंपॉर्टेंस को मैक्स मुलर ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने संस्कृत को छोड़ा, हमने हिंदी को छोड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी ही भाषा रहेगी, और धीरे धीरे 15 साल के बाद अंग्रेजी को हिंदी से और बाकी आपकी 8th शेड्यूल में जो भी भाषा है उससे रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाषा की एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं, तो भाषा की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी विकसित देश हैं, उन सबकी भाषा अपनी ओरिजिनल भाषा है। किसी ने भी किसी दूसरे की भाषा को अडॉप्ट नहीं किया। जापानी जापानी ही बोलेगा, चाइनीज जो है वो चीनी ही बोलता है, जर्मनी का व्यक्ति जर्मन ही बोलता है, ब्रिटेन का व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेजी थोप दी गई। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि पिछले 75 सालों में, और अगर आप एंशिएंट इंडिया या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करिए, तो जिस तरीके की रिसर्च खोज हुई, उस तरीके की रिसर्च आज हमें देखने को नहीं मिलता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप बच्चे को 10 साल की उम्र तक उसकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं देते, तो उसके IQ पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमारी बोलने की भाषा वही होनी चाहिए जो हमारे सोचने की भाषा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने बोलने और सोचने की भाषा में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पहले हम सोचते हैं, फिर हम ट्रांसलेट करते हैं, और फिर हम बोलते हैं। तो अभी जैसे मनन जी बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे एक्सप्रेशन पे या हम अपनी बात को क्या प्रभावी ढंग से रख पाते हैं क्या, जबकि हम एक दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो एक दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लिटिगेंट है, जो बेचारा दूर दराज के एरिया से आता है, उसकी समझ से तो ये भाषा परे है ही। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने इंट्रोड्यूस भी किया भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस। मुझे बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, और मेरी आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इस बात को एनालाइज करेंगे, तो आप भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जिस कंक्लूजन पे शायद मैं पहुंची हूँ। और वो कंक्लूजन ये है कि हमने एक बड़ी ही रिच लैंग्वेज को, जिसमें कि 48 आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको एक ऐसी भाषा से रिप्लेस किया है जिसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स की संख्या 26 है। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आप शब्दों को अंग्रेजी के शब्दों में ट्रांसलेट करके जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में वो वहां पे फिट होती नहीं है।
उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि हमने जब अंग्रेजी में संविधान बना के अंग्रेजी शब्द लिए तो हमने उसका जुरिस्प्रूडेंस भी अंग्रेजी ही ले लिया है। और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर इसी संविधान या किसी भी कानून का, भारतीय कानून का, अगर आप भारतीय भाषा में इंटरप्रिटेशन करें और उसी का आप अंग्रेजी भाषा में इंटरप्रिटेशन करें तो दोनों इंटरप्रिटेशन में मेजर डिफरेंस आता है। और इसका मैं आपको कुछ चीज़ों से मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, और मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन या अदर लॉज के किए जा रहे हैं, अगर हम इसका भारतीय भाषा का इस्तेमाल करके अपने जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो जुरिस्प्रूडेंस जो है वो कहीं ज़्यादा क्रिएटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो लॉ की ओरिजिन है वो डिवाइन मानी गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो लॉ इम्पोज किया वो मैन मेड लॉ है। तो जब हमने अपने लेजिस्लेशन का इंटरप्रिटेशन उनकी भाषा में किया तो हमने उन्हीं के जुरिस्प्रूडेंस को अप्लाई किया, इसीलिए हम कर्तव्य के लिए ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कर्तव्य का जुरिस्प्रूडेंस और ड्यूटी का जुरिस्प्रूडेंस एकदम अलग है। हम अधिकार के लिए राइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अधिकार का ट्रांसलेशन राइट है ही नहीं है। हम न्याय के लिए जस्टिस शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि न्याय के लिए जस्टिस शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है। और एक सिंपल सा एग्जाम्पल जिसको आप सब लोग जानते हैं, आपने देखा सेकुलरिज्म के लिए हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो फंडामेंटली गलत है। और एक शब्द के मिस इंटरप्रिटेशन ने आज हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि धर्मनिरपेक्षता का हमने ऐसा इंटरप्रिटेशन कर दिया कि हमने हर राइटियस चीज को अपने कंडक्ट से धर्म के नाम पे बाहर कर दिया। तो धर्म और रिलीजन को एट पार ला करके हमने जो एक ये कंफ्यूजन क्रिएट करी है, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आज की यंग जनरेशन भी जब इसको इसी ढंग से समझती है तो हमारी पुरानी पद्धति को मानने के लिए तैयार होती ही नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ जो राइटियस थी उसको हम कहीं ना कहीं रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट या उसकी दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो एक परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और दूसरा ये जो डिफरेंस है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मैं सिर्फ आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप एक्चुअल में भाषा की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। जैसे हम सिटीजन के लिए नागरिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिटीजन और नागरिक दोनों एक नहीं है। राष्ट्र और नेशन एक नहीं है, नेशन और स्टेट एक नहीं है। और अभी मैं आज ताज़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ही मैं सुबह पर्सन एंड पर्सनालिटी पढ़ा रही थी, और उसमें जब पर्सन एंड पर्सनालिटी में डायस को हम पढ़ाते हैं क्योंकि हम मानते हो कि बहुत बड़ा एक वो जूरिस्ट थे, तो डायस और वहाँ के जो वेस्ट के जूरिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अलावा किसी को पर्सन नहीं मानते। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कॉरपोरेशंस को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना है। लेकिन जब आप भारतीय दृष्टि में आते हैं तो नदियां नागरिक हैं, पशु पक्षी नागरिक हैं, पहाड़ नागरिक हैं, यानी प्रकृति ने जिन चीजों को क्रिएट किया वो सब प्रजा और नागरिक की डेफिनेशन में आती हैं। अब अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप जिन चीज़ों को जुरिस्टिक पर्सन माना जाना चाहिए और उनके राइट का संरक्षण होना चाहिए, आपने उनको उनके राइट से डिप्राइव कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टॉकहोम से लेके अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वेस्ट सिर्फ संघर्ष कर रहा है। उनको एक्चुअली पता ही नहीं कि उनके जुरिस्प्रूडेंस में प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने अपने जुरिस्प्रूडेंस को अपनाया होता, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तरांचल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि गंगा एंड यमुना दे आर जुरिस्टिक पर्सन, पर सुप्रीम कोर्ट में आकर के वो जजमेंट पलट गया। अगर हमने इस इंटरप्रिटेशन से, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, अपनी भाषा से अगर अपने लॉ को समझा होता तो शायद आज यमुना की वो हालत ना होती जो कि दिल्ली में हो रखी है। और पूरी देश में नदियां या पर्यावरण अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्राइसिस में ना रहता। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपने फ्रेटर्निटी के केस में देखा तो हर बार बोला जाता है कि फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। अब जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आते हैं तो फ्रेटर्निटी का इंटरप्रिटेशन भी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के सर्कमस्टेंसेस में कर रहे हैं। वहां पे चाहे आप यूरोप देखिए, फ्रांस देखिए, ब्रिटेन देखिए या अमेरिका में अगर आप बात करेंगे तो वहां पे राइट हमेशा किंग के अगेंस्ट में क्लेम किए गए, पर भारत में तो राजा के अगेंस्ट में कभी कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। लेकिन आज भी जब हम पढ़ते हैं किताबों में तो यही हम पढ़ाते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इन शब्दों को लिया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि फ्रेटर्निटी शब्द बौद्ध धर्म के धम्म शब्द से लिया गया। अब एक चीज आप बताइए, फ्रेटर्निटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना
और फ्रेटर्निटी को धम्म शब्द के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना, इन दोनों में कितना मेजर डिफरेंस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने लॉ को अपनी भारतीय भाषा में समझें। अभी भारतीय भाषा अभियान ने बड़ा सराहनीय प्रयास किया है और ये 13 भाषाओं में जो जजमेंट्स ट्रांसलेट हो रहे हैं, डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम हमें जजमेंट तो हमारी भाषा में मिल रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे मनन जी भी हैं और आप सारे लोग भी उपस्थित हैं, तो मैं बस ये आप लोगों से इस रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि क्या हम पब्लिकेशन जो लेजिस्लेशन का करते हैं वो हम कुछ जैसे यूपी में होता है पर मैंने दिल्ली में नहीं देखा, क्या हम बाईलिंगुअल में उसको कंपलसरी कर सकते हैं क्या, कि एक पोर्शन आप हिंदी का रखिए और एक पोर्शन आप अंग्रेजी का रखिए, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि हिंदी में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअली में शब्द क्या है। और जब आप हिंदी में आएंगे ना तो आप देखिएगा कि आपका इंटरप्रिटेशन कहीं ज्यादा पॉजिटिव होता है, कहीं ज्यादा कॉन्स्ट्रक्टिव होता है, और कई बार अंग्रेजी के इंटरप्रिटेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर आपने सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्ष ना माना होता तो आज इस देश में बहुत सारी समस्या भी ना होती। एक शब्द के मिस इंटरप्रिटेशन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि हम एक्चुअल में इस देश की स्पिरिचुअलिटी के स्ट्रेंथ को ही भूल गए और हमने उसको रिलीजन के एट पार ला करके पूरे समाज के अंदर, ये ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो हर किसी के दिमाग में चल रही है। दूसरा हम ये कर सकते हैं क्या कि लीगल एजुकेशन में, जैसे कि अभी मन भाई साहब भी बोल रहे थे, कई जगह हो गया, अभी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रयास करना शुरू किया है कि हम जो स्टडी मटेरियल देते हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हम हिंदी में भी दें। तो मेरी यही एक दो मेरी रिक्वेस्ट थी और मुझे लगता है कि हम सबको इस पर कलेक्टिवली काम करना चाहिए। भारतीय जो स्टूडेंट्स को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे और भारतीय चीजों को समझेंगे, आज मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि भारतीय जो स्टूडेंट्स हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया पर हमें संस्कृति नहीं समझ में आ रही है। अब जिसको संस्कृत आती है उसको लॉ नहीं आता, जिसको लॉ आ रहा है उसको संस्कृत नहीं आ रही है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि उसका ट्रांसलेशन होगा कैसे। तो ये मैंने अपने पर्सनली इस डिफिकल्टी को मैंने फेस किया है। और अल्टीमेटली क्या होता है, आप एक डिप्राइव्ड भाषा से आप संस्कृत टेक्स्ट का इंग्लिश टेक्स्ट में आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, जो कि कई बार आपका एप्रोप्रिएट शब्द भी नहीं दे पाता, क्योंकि हमारे ये फिलॉसफी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, जहां तक कि मॉडर्न साइंस पहुंचा भी नहीं है, चाहे वो पंचकोश हो, चाहे वो त्रिगुण हो, चाहे वो आपके 7 चक्रास हो। तो ये जो बेसिक डिफरेंस हमारा आ रहा है उसके कारण हमारा जो जिस तरीके का एवोल्यूशन होना चाहिए लीगल एजुकेशन का, वो मुझे लगता है नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसीलिए आज आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने भी समस्या को फील किया। मैं भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आई थी और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता था कि मैं अंग्रेजी अगर नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो फिर मेरे ऊपर लोग हंसेंगे। और आज मैं स्टूडेंट्स के अंदर अब तो काफ़ी ठीक हो गया, एक क्राइसिस में देखती हूँ, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट आते हैं वो बोलने में घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं हिंदी में कैसे प्रश्न पूछ लूं। और ये बात उन अधिवक्ताओं के साथ भी लागू होती है जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अपनी भाषा के कारण वो अपने आप को कोर्ट में ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो भाषा हमारे टैलेंट को रोकने का बैरियर नहीं होना चाहिए, भाषा कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा देश भारत है तो हमें एक आयातित भाषा पे रिलाई भी नहीं करना चाहिए। तो अब ये मुझे लगता है उचित समय है और उचित माहौल भी है।